न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और अब बात करते हैं इस वक्त की 8 बड़ी खबरों की जिस पर हमारी नजर इस बुलेटिन में रहेगी। तो 8 बड़ी खबरें जिस पर इस बुलेटिन में हम विस्तार से नजर डालेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे और ये 8 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर कोरोना से जुड़ी हुई। दरअसल पतंजलि ने कोरोना की दवा बनाने का दावा किया है। कोरोनिल दवा का नाम रखा गया है और उपचुनाव से पहले अब बड़े दावे सियासी दल कर रहे हैं। ये तमाम जो बड़ी खबरें हैं इन पर नजर हमारी बनी रहेगी इस पूरी बुलेटिन में। और इस वक्त भोपाल से बड़ी खबर। उपचुनाव से पहले शिवराज सरकार का बड़ा दाव। संबल योजना में 2 और योजनाएं शामिल होंगी। गरीब परिवार के होनहार बच्चों के लिए योजना शामिल की जाएगी। खिलाड़ी प्रोत्साहन और सुपर 5000 होगी योजना। 10वीं और 12वीं के मेरिट में आने वाले बच्चों को राशि दी जाएगी। 5000 टॉपर बच्चों को 25,000 की राशि देने की योजना पर काम हो रहा है। तो ये बड़ी खबर है। उपचुनाव से पहले ये महत्वपूर्ण खबर। शिवराज सरकार बड़ा दांव खेलने वाली है। संबल योजना में 2 और योजनाओं को शामिल करने की तैयारी है। गरीब परिवार के होनहार बच्चों के लिए ये दोनों योजनाएं रहेंगी। संबल योजना में ये दोनों योजनाएं शामिल की जाएंगी। इनमें खिलाड़ी प्रोत्साहन और सुपर 5000 योजना, 2 योजनाओं का जिक्र अभी तक सामने आया है। 10वीं और 12वीं के मेरिट में आने वाले बच्चों को राशि दी जाएगी। कुल 5000 टॉपर बच्चों को 25,000 रुपए की राशि देने की योजना पर सरकार काम कर रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी योजना है, बड़ी खबर है। संबल योजना में 2 और योजनाएं ऐड करने की तैयारी शिवराज सरकार कर रही है। उपचुनाव के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 24 सीटों पर बाय इलेक्शन होना है, उपचुनाव होना है और उससे पहले संबल योजना में 2 और योजनाएं शामिल करेगी सरकार। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अनुराग, बाय इलेक्शन से पहले ये काफी महत्वपूर्ण संबल योजना में 2 और योजनाएं छात्रों से जुड़ी हुई ऐड की जाएंगी। बिल्कुल प्रशांत, देखिए संबल योजना शिवराज सरकार की मेगा प्रोजेक्ट है और इसी के तहत सरकार ने इससे पहले भी मजदूरों को जोड़कर उनको योजनाओं के तहत लाभ देने का फैसला किया था। लेकिन अब सरकार इस योजना को और बेहतर तरीके से प्रभावी बनाने की तैयारी में और इसी के तहत छात्र प्रोत्साहन योजना और सुपर 5000 जो है योजना को इसमें शामिल किया जा रहा है। कोशिश इसी बात को लेकर है कि जो गरीब और मजदूर वर्ग से जो लोग आते हैं उनके बच्चों को किस तरीके से प्रोत्साहित किया जाए। और सबसे अहम बात यह भी है कि 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, 15 जिले इसमें आते हैं और ये वो जिले हैं जहां पर मजदूरों और गरीबों की एक बड़ी आबादी रहती है। ऐसे में सरकार का ये बड़ा दाव या बड़ा फैसला कह सकते हैं कि सरकार अब अपनी न सिर्फ संबल योजना का विस्तार करने जा रही है, बल्कि अब तक संबल योजना में जुड़ने वाले लोग और परिवारों के साथ अब उनके बच्चों को भी जोड़ने की तैयारी है। सबसे बड़ी बात है कि न सिर्फ खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत जो गरीब वर्ग के बच्चे होंगे उनको खिलाड़ियों के लिए जो योजनाएं खेल विभाग में चलाई जाती हैं उसमें प्रोत्साहन दिया जाएगा, बल्कि जो मेरिट और टॉपर में जो बच्चे आते हैं उनको भी मदद देने का सरकार काम करेगी। तो कुल मिलाकर एक बड़ा फैसला राज्य सरकार की तरफ से लिया जा रहा है। सबसे बड़ी योजना का सबसे बड़ा विस्तार करने का काम सरकार करने जा रही है और इसी को लेकर अब कवायद तेज हो गई है। जी बिल्कुल। अब अनुराग, एक तरफ बिजली के बिलों पर सरकार घिर गई थी, हालांकि इसके बाद फिर शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया 100 रुपए वालों को 50 रुपए, 200 रुपए वालों को 100 रुपए और जिनके ज्यादा बिल आए 400 से उन्हें हाफ बिल देने होंगे। अब ये 2 नई योजनाएं, संबल योजना की भी शुरुआत अगर हम याद करें तो बिजली के बिल को लेकर ही हुई थी, लेकिन ये योजना धीरे धीरे इसका विस्तार और कई दूसरी बातें भी इसमें जुड़ती जा रही हैं, योजनाएं जुड़ती जा रही हैं। अनुराग,
बिल्कुल प्रशांत, देखिए बिजली बिलों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलना शुरू किया था और इस बात का आरोप लगाया जा रहा था कि इंदिरा गृह ज्योति योजना को बंद करके अब उपभोक्ताओं को भारी भरकम बिल दिए जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम आरोपों पर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विराम लगाने का काम किया है। कल उन्होंने बिजली उपभोक्ताओं से सीधे संवाद किया था और इस बात का फैसला किया था कि बिजली बिलों को कम किया जाएगा और इसके लिए एक बड़ी राशि राज्य सरकार बिजली कंपनियों को देने का काम करेगी। तो कुल मिलाकर सरकार की कोशिश इसी बात को लेकर है कि आरोप विपक्ष लगाए, उससे पहले सरकार बड़े फैसले करके उन आरोपों को खत्म करने का काम करे। इसके अलावा जो संबल योजना, जो सबसे बड़ी बीजेपी सरकार की योजना है, उसको अब किस तरीके से विस्तारित किया जाए, इस बात की कवायद में राज्य सरकार जुट गई और यही कारण है कि अब 2 अन्य योजनाओं को इस बड़ी योजना के तहत शामिल किया जा रहा है। बिल्कुल अनुराग, हम ये मानकर चलें इन तमाम कोशिशों का, इस योजना में इन्वॉल्वमेंट का स्वाभाविक है कि उपचुनाव में भी लाभ मिलेगा, ऐसी आशा बीजेपी लगा रही होगी। शुक्रिया बहरहाल अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और एक और खबर भोपाल से। सीएम शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला है। राहुल का बयान सेना का अपमान है, ये कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। उन्होंने कहा कि सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं राहुल। चीन मामले में कांग्रेस का बयान बेहद शर्मनाक है। शिवराज सिंह चौहान ने न केवल कांग्रेस बल्कि राहुल गांधी पर भी हमला बोला है। राहुल के बयान को लेकर, यह बयान शिवराज सिंह चौहान का, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बयान सेना का अपमान है, सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। चीन मामले में कांग्रेस का बयान बेहद शर्मनाक है। दरअसल चीन विवाद पर, भारत और चीन विवाद पर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर रही है। समय समय पर बयानबाजी भी राहुल गांधी सोनिया के जरिए होती रही है। इसी पर प्रतिक्रिया शिवराज सिंह चौहान। एक तरफ हमारे सैनिक बलिदान कर रहे हैं सर्वोच्च, उन्होंने भारत माता का माथा गर्व से उन्नत किया है, और वहीं दूसरी ओर कहते हुए शर्म आती है एक राष्ट्रीय पार्टी के जिसने कई वर्षों तक देश में शासन किया, पहले अध्यक्ष रहे हुए राहुल गांधी जी उनको हतोत्साहित कर रहे हैं, वो सेना का अपमान कर रहे हैं, वो जिस तरह के कमेंट कर रहे हैं कहते हुए लज्जा भी आती है और तकलीफ भी होती है। उधर बॉर्डर पर भारत चीन सैनिकों के बीच झड़प के बाद राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार से सवाल पर सवाल पूछ रहे हैं। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस चीन संबंध को लेकर राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। जेपी नड्डा ने ट्वीट करके कहा कि पहले कांग्रेस पार्टी चीन की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू साइन करती है, फिर कांग्रेस देश की जमीन चीन के सामने सरेंडर करती है। इसके अलावा जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि डोकलाम विवाद के वक्त राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसी जाते हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि महत्वपूर्ण वक्त में राहुल गांधी देश को बांटने और सेनाओं के मनोबल को कम करने का काम करते हैं। वहीं भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल को सस्ता करने का कांग्रेस ने घोषणा पत्र में वादा किया था, फिर भी कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए थे। विपक्ष को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, यह कहना है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। दरअसल पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों पर मध्य प्रदेश में जमकर सियासत हो रही है। विपक्ष लगातार सरकार को, राज्य और केंद्र को घेर रहा है। इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि कांग्रेस जब सत्ता में आई उससे पहले उसने पेट्रोल और डीजल को सस्ता करने का वादा किया था, घोषणा पत्र में उसने जिक्र किया था। वहीं फिर भी कांग्रेस सरकार जब आई तो उसने पेट्रोल डीजल के दाम घटाने की बजाय बढ़ा दिए। स्वाभाविक है कि ऐसे में विपक्ष को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। ये वही विपक्ष वाले हैं जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम पेट्रोल डीजल की कीमत कम करेंगे, और इन्होंने बढ़ाई थी। तो इन्हें तो अधिकार ही नहीं है इस बात के कहने का। शीशे के घरों में रहने वाले दूसरों पर पत्थर फेंके। उधर नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में घमासान। अप्रत्यक्ष चुनाव पर फैसला बदलेगी बीजेपी सरकार। सीधे जनता के द्वारा अब महापौर और अध्यक्ष चुने जाएंगे।
बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का ये बयान आया है। विधानसभा सत्र में संशोधन विधेयक लाया जाएगा। इतना ही नहीं, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सरकार की कवायद पर सवाल उठाए हैं। सीधे तौर पर चुनाव कराने से सीमित लोगों को मिलेगा महापौर अध्यक्ष बनने का अधिकार। कांग्रेस ने विधेयक संशोधन के जरिए हर एक के लिए महापौर और अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ किया था। ये तो स्वाभाविक था, पहले से भी हमारा एजेंडा था। हमने महापौर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराया था। उसके पीछे का केवल एक कहा है, लोकतंत्र को मजबूत बनाना। महापौर जब वार्ड के अलावा जब पूरे क्षेत्र से चुना जाएगा तो उसकी समग्र सोच रहेगी से और पूरे क्षेत्र के प्रति वो एक समान रवैया रखेगा और डेवलपमेंट उस दिशा में लेके जाएगा। सरकार ने जो निर्णय लिया, मैं मानता हूं जल्दबाजी में है। लोकतंत्र की सही मर्यादा नगरीय निकाय की जनता की भागीदारी की होती है और आप उस चुनाव को भी संसदीय और राज्य चुनाव जैसे कराएंगे तो मैं नहीं मानता हूं कि छोटे वर्करों को उस तरीके से उसमें मूवमेंट मिल सकता है। महापौर कौन बनता है? जो विधायक लेवल का व्यक्ति हो। महापौर किसको बनना चाहिए? जो पार्षद में से चुन के आए, सरपंच में से, पंच में से सरपंच चुन के आए, जिला पंचायत जनपद पंचायत सदस्य में से अध्यक्ष चुना जाए। तो उस तरह की प्रोसेस होनी चाहिए। तो उसके विपरीत ऊपर से बड़ा नेता ही ये बनेगा, छोटे कार्यकर्ताओं को जगह नहीं मिलती। बाद अगली खबर का रुख करते हैं। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तबीयत में अब सुधार हो रहा है। फिलहाल अपने घर पर ही मौजूद हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। बीजेपी दफ्तर में सांसद बेहोश हो गई थी। बीपी लो होने का कारण बताया गया उनकी तबीयत खराब होने के पीछे। तो अभी जो जानकारी मिली है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भोपाल सांसद, उनकी सेहत में अब सुधार हो रहा है। फिलहाल अपने घर पर ही मौजूद हैं सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर। बीजेपी दफ्तर पहुंची थी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और उसी दौरान अचानक वो बेहोश हो गई थी। बताया गया कि बीपी लो होने के कारण उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। ये उस दौरान की तस्वीरें जब अब अचानक साध्वी प्रज्ञा की तबीयत खराब हो गई थी। लेकिन अब जो खबर है उनकी सेहत में सुधार है, दुरुस्त। और जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है, जिसे देश भर में बीजेपी बलिदान दिवस के रूप में मना रही है। इस मौके पर भोपाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवन से जुड़ी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और जिसका उद्घाटन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं के लिए एक ऐसा दिन है कि जिस दिन के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 हटाने के लिए बलिदान किया था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश के यशस्वी गृह मंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने संकल्प जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लिया था वो भारतीय संसद में पूरा करके एक भारत के अंदर इतिहास बनाया है। आज सभी कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर, और आप देख रहे हैं कि उस इतिहास को जानने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज प्रदर्शनी के माध्यम से और बलिदान दिवस के अवसर पर सभी लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद कर उनके संकल्प को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास सभी लोग मिलजुल करके कर रहे हैं। इंदौर में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर बीजेपी नेताओं ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, विधायक रमेश मेंदोला, नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे समेत तमाम वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बंगाल सरकार पर जमकर हमला बोला। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष थे और हम लोगों ने अपनी राजनीतिक यात्रा जनसंघ से प्रारंभ की है और जनसंघ के ज़माने से ही हमारा संकल्प था कि हमारी पार्टी देश के लिए, कुर्सी के लिए नहीं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने हमेशा देश हित के निर्णय लिए। भाग्य की बात है कि बंगाल, जहाँ के कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, और जो बंगाल यदि बचा है, आज बचा हुआ दिखाई दे रहा है। भारत विभाजन के वक्त जो बंगाल का विभाजन हुआ, जो बचा हुआ बंगाल है वो बंग बचाओ आंदोलन के कारण जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने
आंदोलन चलाया था बंगाल को बचाने के लिए, और ये पंजाब जो बचा है वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आंदोलन से ही बचा है। उधर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कोरोना वायरस के संकट के कारण इस बार भारतीय नागरिकों को हज पर नहीं भेजने का फैसला किया गया है। नकवी ने कहा कि सोमवार रात सऊदी अरब सरकार में हज मंत्री का फोन आया था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। सभी चयनित 2,30,000 लोगों को पैसे वापस कर दिए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि करीब 2,30,000 हाजियों के लिए उनका चयन हुआ था हज यात्रा के लिए, लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि कोरोना वायरस के मद्देनजर हज यात्रा इस बार नहीं हो पाएगी और जो 2,30,000 लोग हैं उनके पैसे वापस किए जाएंगे। कल रात में सऊदी अरब सरकार के हज और उम्रा मिनिस्टर हिज एक्सेलेंसी डॉक्टर मोहम्मद सालेह का फोन आया था। उन्होंने पूरी दुनिया में जो कोरोना पैंडेमिक है, जो कोरोना की महामारी है, उसके बारे में चर्चा की और उससे प्रभावित जहां पूरी दुनिया है वहीं पर सऊदी अरब में भी उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, उसके बारे में भी चर्चा की। और उन्होंने कहा है कि हज 2020 में भारत से जाने वाले हज यात्रियों को इस बार हज के लिए न भेजा जाए। सऊदी अरब सरकार के इस तमाम बड़ी जो कोरोना की महामारी है उसकी चुनौतियों को देखते हुए जो सऊदी अरब की सरकार का फैसला है, उस फैसले का सम्मान करते हुए हमने फैसला किया है कि इस वर्ष हज 2020 में भारत से जाने वाले हज यात्रियों को सऊदी अरब हज यात्रा पर नहीं भेजा जाएगा। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।